Hello everyone, welcome to EduChats. I hope you have done well in your SSB PGT examination, and today SSB has already notified the lecturer recruitment 2023 notification. So today we have got the official notification as well as vacancy position and subject wise. That is why we have brought this video to discuss some of the doubts as well as some of the facilities provided by SSB. So many students, I have got feedback from many students, and all are happy with the classes as well as with the question. So let us wait for the final results, and already you know that your answer key has been published. So let us wait, but we can't wait for the SSB lecturer recruitment because it is going to be held within 2 months. SSB is very punctual, हमेशा ये टाइम पे ही करता है. सो चलिए आज का ये सारा का सारा क्लास आपके SSB लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2023 के ऊपर है, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है उसका ऑनलाइन प्रोसीजर. उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है. ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन बेस्ड होगा. चलिए बढ़ते हैं. सो वेलकम टू अवर चैनल अगेन. अगर आप SSB प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म. चलिए इसके साथ ही प्रिपेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा आज का नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है. ऑफिशियल वेबसाइट देखिए आपका www.ssb.odisha.in. यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे. तो वहीं पे आज के डेट पर के जो है ये नोटिफिकेशन आया है. आज से ही स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी सब कुछ. क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर, वो भी 11:45 PM तक ही है. ठीक है. उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वही 1065 पोस्ट ऑफ लेक्चरर जो कि डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट में आपको मिलेगा. पे स्केल रहेगा 44,900 टू 1,42,400. ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 और इस पे 2017 के हिसाब से है. उसके साथ ही साथ DA जो कि हर टाइम चेंज होता रहता है वो आपको मिलेगा. प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा आपको? नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, और ये होते हैं डिग्री कॉलेजेस. ठीक है, डिग्री कॉलेजेस. डिग्री कॉलेज यानी डिग्री कॉलेज भी हो सकता है, कॉम्पोजिट कॉलेज भी हो सकता है. ठीक है. तो ये क्या है आपका SSB रिक्रूटमेंट फॉर लेक्चरर्स. ठीक है. ग्रेजुएशन जो डिग्री पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर यहाँ पे बोला जाता है. नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में मिलता है. ठीक है. ये हो गया बात. अप्लाई कहाँ पे करना है? सीधी बात ये है कि आप वेबसाइट में जाइए. लॉगिन एक लिखा होगा, लॉगिन. ठीक है. और एक होता है कि आप अप्लाई. ठीक है. अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो अप्लाई कीजिए. और आपका ये रिक्रूटमेंट जो है 1065 पोस्ट के ऊपर हो रहा है. अब देखेंगे कि जो वैकेंसी पोजीशन जो है वो कैटेगरी वाइज उन्होंने फाइनलाइज करके बता दिया है. तो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन में कितना पोस्ट आएगा, ठीक है, हमारे मतलब हिस्से में कितना आएगा, तो देखिए 7th में है आपका एजुकेशन 56 पोस्ट है. और ये खुशखबरी है कि इस बार ज़्यादा पोस्ट आया है. दैट मीन्स यू हैव बेटर चांस दिस टाइम. ठीक है. और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी 56 है. इसमें से 38 जो है वो मेल, मतलब मेल नहीं, अनरिजर्व हो सकता है. 18 जो है वो रिजर्व रहेगा वुमेन के लिए. बाकी कैटेगरी वाइज देखिए SC में, ST में, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल करके लिखा गया है. ये आप देख सकते हो. टोटल मिला के 56. ठीक है. हमारा सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आपको EduChat में एजुकेशन के क्लासेस वगैरह मिलेंगे. ठीक है. जो भी प्रिपरेशन है वो यहीं पे हम आपको कराएंगे. जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. जो भी डाउट्स होगा वो टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो. चलिए इसके आगे इम्पॉर्टेंट ये है जो कि मैंने आपको अपने स्क्रीन पे देखा ही होगा. व्हाट आर द चेंजेस डन बाय SSB दिस टाइम. SSB ने एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप लिया है और एक अच्छा मतलब चेंज किया है, वो है एज लिमिट पर. एज लिमिट पहले 21 साल था और 42 ईयर्स मैक्सिमम एज था, जो कि 1 सितंबर 2023 तक आपको 42 से ज़्यादा और 21 से कम नहीं होना चाहिए. यानी कि आप 2 सितंबर 1981 से पहले या फिर 1 सितंबर 2002 से पहले पैदा नहीं हुए होंगे. ये आपका एलिजिबिलिटी है. लेकिन इस बार ये वाला जो चीज़ है वो उसने ऐड किया है. बहुत ही अच्छा एक स्टेप है मैं बोलूँगा. जो लोग मतलब जो भी एस्पिरेंट्स, अभी जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं,
मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ब्लॉक ग्रांट कॉलेजेस में या फिर एडेड कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये एक वेलकमिंग मतलब स्टेप है। 10 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है, 10 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। देखिए, एक होता है कंटिन्यूअस सर्विस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ा रहे हो विदाउट डिसकंटिन्यू एज गेस्ट फैकल्टी और मैनेजमेंट एम्प्लॉय और ब्लॉक ग्रांट टीचर, तो फिर आपको, या मतलब एडेड कॉलेज यानी +2 या फिर +3 में पढ़ा रहा है, तो फिर उनको 10 साल का रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन, आई मीन रिलैक्सेशन नॉट रिजर्वेशन, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ ही साथ उनका मैक्सिमम एज लिमिट 55 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 50 अराउंड हो चुका है और 10 साल का रिलैक्सेशन, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 55 है उन लोगों के लिए, उन टीचर्स के लिए या फिर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ब्लॉक ग्रांट टीचर्स हैं। मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी, मैनेजमेंट एम्प्लॉय, ब्लॉक ग्रांट, उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, सभी को 10 ईयर्स का मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 2 साल पढ़ाया है एक कॉलेज में तो फिर मुझे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसे नहीं है। अगर आपने 2 साल कॉन्टिन्यूसली पढ़ाया है तो फिर वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये भी उन लोगों के लिए जिनका एज 42 से ज़्यादा हो गया है और वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं या फिर कॉन्टिन्यूसली कहीं पे पढ़ा रहे हैं, तो उनको 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, ये एज की बात होगी। ये है सबसे बड़ा और एक अच्छा चेंज जो कि SSB में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, जब जॉब करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि टोटल सैलरी कितना मिलेगा। अब अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो पे मैट्रिक्स के अनुसार इनका जो ग्रेड पे है ना वो है 4600 यानी कि आपका लेवल 10। ठीक है, लेवल 10 और सेल 1 में आपका कितना आ जाता है 44,900। ये है आपका बेसिक सैलरी। ठीक है, और एक बात जो मैं अभी से आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब कोई भी गोल नहीं होगा ना, मतलब जब आपके सामने ये गोल रहेगा तो फिर आप उसके लिए जी जान लगा दोगे। अगर गोल नहीं है सामने ना तो फिर आपको दिखेगा नहीं कुछ। अभी ये गोल क्या है, हमें लाइफ में सेटल होना है, हमें एक जॉब ले लेना है क्योंकि हमने प्रिपेयर किया है बहुत अच्छे से और इस बार हमें ज़रूर SSB क्रैक करना है। तो फिर ये मान के चलिए जो ये जो 44,900 का जो आपका ग्रेड पे 4,600 का ग्रेड पे है, अभी जो SSB का जो हमारा मतलब जो स्टेट ग्रुप है या फिर जो SSB लेक्चरर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और गवर्नमेंट के सामने उन्होंने एक अपना अपील रखा है कि उनका जो है ग्रेड पे 6,000 तक कर दिया जाए। यानी कि अगर आगे जा कर के आप जब पोस्टिंग ले लोगे तब शायद आपका सैलरी जो है वो बढ़ के यहाँ तक भी आ सकता है और भी आगे जा सकता है। यानी ये 4,600 बेसिक से 6,000 हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं होगा या फिर ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए सैलरी जो है वो घटता नहीं है, बढ़ता है हमेशा। ये तो बढ़ेगा ही, जब हम सैलरी डिस्कस करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो अब बात आती है कि सर सैलरी कितना रहेगा। देखिए सैलरी सीधा कच्चा चीटा, कोई घुमा फिरा के नहीं। सैलरी क्या होता है, देखिए सैलरी क्या होता है, हमेशा हम जानते हैं कि जब हम पे बैंड की बात करते हैं, पे बैंड, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर पे बैंड क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है। तो चलो ये पे बैंड एक होता है और एक होता है बेसिक सैलरी। इन सबको छोड़ दो क्योंकि जो सिंपल भाषा में अगर बोलें तो सभी को ये समझ में नहीं आता है। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आपका बेसिक कितना हो गया। स्केल पे मैंने कितना बताया था, बेसिक हो गया 44,900। ठीक है, अब ये बेसिक सैलरी है। जो भी इंक्रीमेंट होगा, जो भी आपका मतलब डीए बढ़ेगा, ये सब बेसिक पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, बेसिक हो गया। उसके बाद आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता है। अभी जो करंट डीए मिल रहा है वो 42% ऑफ द बेसिक सैलरी मिल रहा है। ठीक है, 42% ऑफ 44,900 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नियरली अबाउट आपका 18,858 होगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, अगर हम ऐड करेंगे तो फिर आपका सैलरी मतलब कि ग्रॉस जो सैलरी होगा वो हो जाएगा लगभग 63,758। ठीक है, तो ये है आपका ग्रॉस सैलरी। देखिए फिर से इन हैंड कितना मिलता है, अगर ये पूछोगे तो ग्रॉस नहीं मिलेगा। इसमें से आपका 10% जो है वो आपका
क्या होता है, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, इसमें 10% आपका चला जाता है, यानी कि नियरली अबाउट इसमें से माइनस हो जाएगा 6400 नियरली अबाउट, उसके साथ और 200 माइनस होगा जो कि प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 6600 माइनस हो जाएगा, तो फिर 6600 अगर माइनस कर लें तो फिर आपका जो है नेट सैलरी, जो इन हैंड सैलरी नियरली अबाउट 57,158 यानी 57,000 नियरली आपका रहेगा। फिर आप ईयरली जो है वो इनकम टैक्स वगैरह दोगे, ठीक है। ये सब बाकी की बातें हैं। और एक चीज़ बता दो, आप बोलोगे सर ये नहीं बताया आपने, देखिए और एक होता है जीआईएस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होता है, हाँ और एक चीज़ याद रखिए, आपका जो ये एसएसबी लेक्चरर है वो ग्रुप बी पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप बी पोस्ट का जो जीआईएस इंश्योरेंस होता है वो 20,000 का होता है, ठीक है। 20,000 मतलब आप चाहोगे तो ये 20,000 अपन आपके अकाउंट से कटेगा, वो जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस की तरह। तो ये क्या है, इंश्योरेंस ग्रुप में किया जाता है, पर टीचर 20,000 वो डिडक्ट होगा। अगर आप चाहते हो 20,000 एक ही मंथ में आपका काट दिया जाए तो हो सकता है, जैसे आप चाहो वैसे काट सकते हो। चाहते हो अगर मान लीजिए एक साल में यानी कि महीने का 2,000 में जीआईएस देना चाहता हूँ तो 10 महीने में मेरे अकाउंट से 20,000 काट दिया जाएगा, उसके बाद नहीं कटेगा, ठीक है। 20,000 वन टाइम इन्वेस्ट होगा और ग्रुप बी में हो इसलिए 20,000, अगर ग्रुप ए में चले जाते हो तो फिर आपका जो जीआईएस होगा वो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल इंश्योरेंस स्कीम। और बाकी का आप जब कैलकुलेट करोगे, आपका मतलब आईटी रिटर्न जब फाइल करोगे, यानी कि आप जब इनकम टैक्स भरोगे, तब आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा, ग्रॉस सैलरी में से आपका कितना टैक्स आता है वो टैक्स आप फाइल करोगे, ठीक है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपका जो सैलरी होगा वो 57,000 रहने वाला है, वो भी अभी के लिए। अगर मैंने जैसे बोला कि डिमांड रखा गया है हमारा सैलरी जो है एसएसबी का बढ़ाया जाए, अगर बढ़ाया जाता है तो फिर आप सोच लीजिए कि 1-2 ग्रेड पे आपका ऊपर चला जाता है, 4,600 से 6,000 चला जाता है, तो फिर सैलरी कितना हो जाएगा। तो फिर ये एक प्रकार का मोटिवेशन देता है, क्योंकि जो जिसको अच्छा सैलरी मिलता है वो हमेशा वो जॉब करने के लिए कोशिश करता है। तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि आप भी अच्छा सा एक जॉब कर लें, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं कि सर आपने तो बता दिया सैलरी कितना है, कैसे क्रैक करना है, मोटिवेटेड हो गए हम, अब बताइए कैसे क्रैक करना है। अब देखिए खुशी की बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो वो 2022 का है, यानी 2021 में आया था ये नोटिफिकेशन, ठीक है। 22 बैच का है, यानी एसएसबी 2021 जो कि पोस्टिंग उनको मिला था 2022 में। तो 2021 में जो नोटिफिकेशन, मतलब इससे पिछली बार जो आया था एसएसबी, उसमें देखिए एजुकेशन का पोस्ट कितना था, 51 था, ठीक है, ओनली 51 था। देखिए 51 आया था 2021 में, अब 56 आया है, तो 56 सीट मतलब कि जैसे कि सब सोचते हैं कि इस बार कम आएगा क्योंकि पिछली बार सब कुछ भर्ती हो गया था। देखिए 51 हो के भी इस बार 56 आया है, तो वो इसका मतलब ये है कि आपके पास बेटर चांस है। आप बोलोगे सर 5 सीट से क्या हो जाता है, नहीं 5 सीट से बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब हमारा रिटर्न होता है ना वो इंटू 3 मल्टीप्लाइड इंटू 3 गुना जो स्टूडेंट को रिटर्न में क्वालिफाई कराते हैं फिर इंटरव्यू कराते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँ तो लगभग 15 स्टूडेंट्स जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यानी कि सोचिए एक बार, जहाँ पे वहाँ पे 51 था, यहाँ पे और 15 स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिल रहा है जो कि इंटरव्यू अपीयर करने के लिए। तो ये एक अच्छा चांस है अगर देखा जाए तो, ठीक है। 51 जब उनका सीट था तो उनका कट ऑफ कितना आया था, 51 सीट के लिए उनका कट ऑफ कितना आया था, कट ऑफ थोड़ा सा तगड़ा था, क्यों था ये सब हम डिस्कस करेंगे फैक्चुअल डेटा, ठीक है। देखिए एजुकेशन का कट ऑफ यूआर में मेल के लिए 138.5, फीमेल के लिए भी बराबर, एससीबीसी में 135, फीमेल के लिए भी बराबर, एससी में 120, फीमेल के लिए 118.5, एसटी के लिए 95.5 और फीमेल के लिए 89 था। देखिए अगर देखा जाए सर आउट ऑफ 150 हाउ कैन वी स्कोर 138.5 आज वी आर कॉम्पिटिंग इन यूआर कैटेगरी। देखिए कोई कैटेगरी छोटा बड़ा ऐसे मत सोचिए, क्योंकि आप जिस कैटेगरी से हो अभी आप कैटेगरी तो चेंज नहीं करा सकते, तो सोच के फ़ायदा क्या, झगड़ा करके फ़ायदा क्या, ज़्यादा दिमाग खराब करके फ़ायदा क्या। हमारा टारगेट ये रहा था। देखिए 51 पोस्ट के लिए अगर ये कट ऑफ था, हम अभी से कट ऑफ नहीं डिसाइड कर रहे हैं, हम बस टारगेट फिक्स कर रहे हैं अपना
51 के लिए, तो अब तो मेरे पास 56 है, यानी कि ज़्यादा है। फिर भी सेफ स्कोर क्या होता है, 140 स्कोर करना। आप बोलोगे सर आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, 140 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? देखिए ज़्यादा नहीं होगा, कैसे हम आपको बताते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे ये सारे एग्ज़ाम होगा, वो ना ऐसा नहीं है कि आप नेट जेआरएफ जो प्रिपेयर कर रहे हो उसके लेवल का या फिर उससे ज़्यादा लेवल का नहीं होगा, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना नेट में होता है, ठीक है, नेट या फिर सेट में होता है। अभी ये जो 140 रखना एक प्रकार से आप रख सकते हो अगर आप उस तरीके से प्रिपेयर करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बेस्ड डेटा जो कि आप मतलब कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है, मास्टर्स डिग्री करने वाला स्टूडेंट कर सकता है, वो वैसा ही क्वेश्चन देगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे दूसरों से, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े हो तो फिर डेफिनेटली आपको ही नौकरी मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्वालिफाई, कैसे क्वालिफाई करें सर। 56 सीट आपने बता दिया, 56 मतलब कि आप सोच लो कि 56 क्वालिफाई नहीं करेंगे रिटर्न, पहला स्टेप आपका रिटर्न है। मैं इतना सारा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि सर रिटन एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का, और उसके बाद करियर मार्किंग होता है 25 मार्क्स का। जिन्होंने पीएचडी किया है 25 का 25 मिलेगा, जिन्होंने नेट जेआरएफ एमफिल किया है उनको 10 मिलेगा, ठीक है, 25 उसका मार्क हो गया। अब हो गया आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू में 25 मिला के कितना हो गया आपका 200 हो गया। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट सर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिटन है। रिटन को ही फोकस करना है क्योंकि रिटन ही आपको जॉब दिलाएगा 150 में से। उसके बाद करियर, आपने नेट अगर क्वालिफाई किया है, जेआरएफ एमफिल किया है तो 10 मान के चलिए, पीएचडी किया है तो 25 वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। इंटरव्यू में 25 डिपेंड करता है जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हो। रिटन का जो स्कोर है वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू में। इंटरव्यू में तो आपको बताएंगे, आपको सारा कुछ बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। पहले ये फोकस कीजिए कि रिटन में हमें मार्क लाना है। करियर में तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते, नेट नहीं क्वालिफाई किया तो नहीं मिलेगा, अगर क्वालिफाई किए हैं तो मिलेगा। पीएचडी नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, अगर पीएचडी किए हैं तो मिलेगा। इंटरव्यू में क्या होता है बेसिकली, इंटरव्यू में मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। बोर्ड में 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स, 2 फ्रॉम द सब्जेक्ट 1 फ्रॉम द मेंबर, ठीक है। तो वहाँ पे 3 मतलब एक 3 सदस्यों का एक पैनल होता है, वहाँ पे वो आपको सवाल करते हैं और चैलेंज भी देते हैं। 10 से 15 मिनट का होता है, वहाँ पे आपको सवाल किए जाएंगे। एक हो सकता है टीचिंग मॉडल बोलेंगे कि पढ़ाने के लिए, ठीक है, पढ़ा सकते हो, वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको चैलेंज को एक्सेप्ट काउंटर अटैक कर सकते हो, मतलब काउंटर अटैक मतलब उनको आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 15 मिनट में होता है, 10-15 मिनट में होता है। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि आप रिटन में अच्छा मार्क लेके आप क्वालिफाई करो, ठीक है। अब देखिए कैसे क्वालिफाई करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, हम क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ों को एट ए टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इससे वजह से क्या होता है कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नोट मेकिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स। ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव नोट बनाओ, ऐसे टाइप नोट बनाओ, नहीं, आप स्केलेटल नोट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाए रिलेटेड टू द कंसर्न कॉन्सेप्ट। देन आता है इंटेंसिव रिविजन। रिविजन करो वो भी इंटेंसिवली, यानी कोई भी चीज़ को आप अगर डिस्कस कर रहे हो ऊपर से मत पढ़ो, सिर्फ हेडिंग डेट्स ऐसे मत पढ़ो, इंटेंसिव डिटेल में जाओ, मतलब इन डेप्थ रिविजन करो। सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन रिटन एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट। रिटन एग्जाम में ज़्यादा मार्क लाना ही इंपॉर्टेंट होता है। रिटन में मैं तो ये बोलूँगा कि रिटन में जो भी मतलब कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क लाता है तो मान के चलिए कि आप इंटरव्यू में अगर बस कुछ करना नहीं है, इंटरव्यू में आप बोलोगे सर बहुत पैनिक अटैक होता है हमें एग्ज़ाम में, तो कुछ करके हम लिख देते हैं, इंटरव्यू में बैठ भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप इंटरव्यू में डरने की कोई बात नहीं है। जो सामने बैठे हैं वो भी इंसान है, वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, वो पढ़ के लिख के वहाँ पे जाके पहुँच गया है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप वहाँ पे जा रहे हो और आप पढ़ा रहे हो, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, ऐसे करके आप पढ़ाओ, वहाँ पे कुछ भी पढ़ाओ, जो भी टॉपिक आपको कॉन्फिडेंस फील होता है वही आप पढ़ाओ। पढ़ा के उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करो, जो भी पढ़ाएंगे क्लियरली पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे। उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रिपेयर रहना और आंसर कर देना। लगभग आप अगर 10 मिनट तक टिक जाते हो तो फिर मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए। इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं होता है काटने वाला बात, ठीक है, बस रिटन में होता है। रिटन अगर आपने अच्छा किया है, सबको टैली करेंगे, 200 में से जो ज़्यादा मार्क लाएगा वो क्वालिफाई करेगा, ठीक है।
कवरिंग द एंटायर सिलेबस। एंटायर सिलेबस जो है हम अभी डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रहा है, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। रिगार्डिंग द सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे थे सिलेबस क्या चेंज होगा। देखिए अभी मतलब नोटिफिकेशन आ गया, अभी तक सिलेबस चेंज नहीं किया गया, एग्ज़ाम 2 महीने के बाद है, अब सिलेबस तो नहीं चेंज होगा जितना मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम ही नहीं दिया गया सिलेबस को कवर करने के लिए। मान लीजिए 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद चेंज कर भी देता है तो फिर वो मतलब क्यों करेगा, 1 महीने बाद क्यों चेंज करेगा? क्योंकि उसको पता है कि अभी अगर चेंज करता तो कर लेता, 1 महीने बाद करेगा तो बच्चों के पास रह जाएगा कितना, 1 महीना। 1 महीने में थोड़ी सिलेबस कंप्लीट होता है, तो सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न। नेक्स्ट है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहेगा, उसके साथ ही साथ आपको देखने को भी ये मिलेगा कि शायद मैंने इसको मिस कर दिया था, अच्छा हुआ कि मैंने एमसीक्यू में कर लिया, ये मैंने मिस कर लिया था, अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, पीवाई क्विज सॉल्यूशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए जो भी हो चुका था ऑलरेडी 15 का, 19 का, 21 का, ठीक है, जो भी हो चुका था प्रीवियस ईयर एसएसबी, उसका जो क्वेश्चन है उसको कलेक्ट करके हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ये सब आपको यहीं पे मिलेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डोंट लीव एनी टॉपिक बिहाइंड। जो भी एजुकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको लगे उसको पढ़ लीजिए, छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है वो हमें बता दें, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया हाउ टू क्वालिफाई। अब चलते हैं थोड़ा सिलेबस की ओर। सिलेबस में क्या होता है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में हम आपको मतलब यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए क्या होता है, यूनिट 1 में क्या आता है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। आपको पता है फिलोसफी में क्या होता है, फिलोसफी एजुकेशन का क्या रिलेशन होता है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, उसके साथ ही साथ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड देयर कंट्रीब्यूशन, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी एज वेल एज इंडियन फिलोसोफर्स, ये पढ़ेंगे फिलोसफी में। और ये भी मतलब डीपली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, फैक्ट बेस्ड पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में आता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे वही बात कि सोशियोलॉजी एजुकेशन के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, सोशल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है। उसके साथ ही साथ SCBC या फिर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, उनको क्या प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद साइकोलॉजी क्या पढ़ेंगे, वही साइकोलॉजी एजुकेशन का रिलेशनशिप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है असेसमेंट एंड रिसर्च, ठीक है, असेसमेंट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। असेसमेंट में पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ठीक है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट टूल, टेक्निक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है। NCF के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब पढ़ेंगे। फाइनली जो है मॉडर्न ट्रेंड या फिर कंटेम्प्रेरी इशू जैसे बोलते हैं हम, वैसे इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है NEP 2020 पढ़ेंगे, ECC के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, उसके साथ लाइफ स्किल एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, ICT एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, दिखाई दे रहा है कि 5 यूनिट्स का एक सिलेबस है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे 2 महीने में तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही पेशेंस चाहिए, उसके साथ ही साथ डेडिकेशन चाहिए। तो आई होप आप सभी ये समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा एक मैसेज बस ये है, लेट्स डू इट, चलिए इसको करते हैं। वो भी जो मदद हमसे हो पाएगा, जो आप डेडिकेशन दोगे, वी विल वेट फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्वेरी रहेगा वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू अगेन।